हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे एंटी मार्कोनिकोफ नियम के बारे में। उसमें आपने देखा कि वो किस प्रकार से मार्कोनिकोफ नियम का उल्टा उत्पाद देता है। उसमें ब्रोमीन हैलोजन उस द्विबंध वाले कार्बन पर जाकर जुड़ेगा या जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है। तो मार्कोनिकोफ नियम और एंटी मार्कोनिकोफ नियम दोनों में जो क्रिया विधि का अंतर है वो आपने देखा होगा कि मार्कोनिकोफ नियम जब लागू होता है तो उस क्रिया की जो क्रिया विधि है उसमें मध्यवर्ती स्पीसीज के रूप में कार्बोनियम आयन बनते हैं, ठीक है। लेकिन पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण जो एंटी मार्कोनिकोफ नियम या पेरोक्साइड प्रभाव जिसे आप बोलते हैं उसमें मध्यवर्ती स्पीसीज के रूप में मुक्तमूलक बनते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये था कल का कि जो पेरोक्साइड प्रभाव है वो केवल HBr ही दर्शाता है, केवल HBr ही दर्शाता है। HF, HCl व HI पेरोक्साइड प्रभाव नहीं दर्शाते। ऐसा क्यों कि HBr पेरोक्साइड प्रभाव दर्शाएगा लेकिन HF, HCl और HI नहीं। इनमें HCl वाला एक प्रश्न भी हमने लास्ट में किया था। तो मेरे बच्चों आज हम इस प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे कि HF, HCl व HI पेरोक्साइड प्रभाव क्यों नहीं दर्शाते। ओके बेटा, तो देखिए ध्यानपूर्वक। HF और HCl दोनों में ही जो फ्लोरीन और क्लोरीन हैलोजन हैं उनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण वो समांश विदलन जो हाइड्रोजन के साथ आबंध है ना इसका समांश विदलन नहीं करती। पेरोक्साइड की उपस्थिति होने के बावजूद इनकी अत्यधिक विद्युत ऋणता के कारण, यानी उत्तर क्या है कि HF और HCl में फ्लोरीन और क्लोरीन हैलोजनों की अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में भी HF में फ्लोरीन और HCl में क्लोरीन दोनों ही हाइड्रोजन के साथ आबंध का समांश विदलन नहीं करते। और बच्चों अगर समांश विदलन नहीं होगा तो मुक्त मूलक नहीं बनेगा, और मुक्त मूलक नहीं बनेगा तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल भी लागू नहीं होगा। इसलिए HF और HCl दोनों को अगर आप लें और पेरोक्साइड भी लें तो रूल कौन सा लागू करोगे? मार्कोनिकोफ, यानी ये। और मैं आपसे कहूँ HF और यहाँ मैंने लिख दिया पेरोक्साइड। ओके बेटा, तो अब ये HF का जो फ्लोरीन है ये मार्कोनिकोफ नियम से के अनुसार इस बीच वाले 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, और उत्पाद क्या बनेगा? CH3 CHF CH3, इस पर जुड़ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन। तो मेरे बच्चों पेरोक्साइड के होते हुए भी HF ने एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो नहीं किया है, और उसका रीज़न कि अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण, मतलब फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इतनी ज़्यादा है कि वो इन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ही अपनी तरफ ही लेगा। ऐसा नहीं संभव हो सकता कि इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होने देगा फ्लोरीन अपनी अधिक विद्युत ऋणता के कारण। और सेम कहानी क्लोरीन की है। अच्छा, इसके बाद में नंबर आता है HBr का। तो HBr का तो समांश विदलन संभव है ना ये वाला? हाँ संभव है, होता है, तभी तो ये पेरोक्साइड प्रभाव दर्शा रहा है। अच्छा, इसकी विद्युत ऋणता कम है। और HI, अब आएगा मजा। चलो सर मान लिया आप कह रहे हैं कि ब्रोमीन तो दर्शाता है और HF और HCl इसलिए नहीं कि फ्लोरीन क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, लेकिन जब HBr अगर पेरोक्साइड प्रभाव दर्शा दे तो फिर HI क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि आयोडीन की विद्युत ऋणता तो ब्रोमीन से भी कम है ना। तो अगर इसका समांश विदलन संभव तो इसका तो और भी आसानी से संभव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और भी आसानी से संभव है, तो फिर क्यों नहीं दर्शाता पेरोक्साइड प्रभाव? सुनिए,
आपके मन का जो प्रश्न है ना, वो बोल रहा हूँ कि ये क्यों नहीं दर्शाता, इसलिए क्योंकि बेटा इससे ये मुक्त मूलक तो बन जाएंगे आसानी से, लेकिन आप ये भी तो जानते हो कि जो कार्बन मुक्त मूलक है और उसके सापेक्ष अगर हम देखें फ्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, ब्रोमीन मुक्त मूलक और आयोडीन मुक्त मूलक, थोड़ा सा मैंने क्या साइज को इंक्रीज करके लिखा है। तो आप इन मुक्त मूलकों को अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि जो मुक्त मूलक कार्बन मुक्त मूलक से बहुत बड़ा है आयोडीन मुक्त मूलक, और ये बड़े आकार का होने के कारण छोटे आकार के कार्बन मुक्त मूलक से जुड़ना नहीं चाहेगा या नहीं जुड़ता है, और आयोडीन मुक्त मूलक जब बन चुके होंगे तो वो आपस में ही जुड़ करके और I2 बना लेंगे। अतः अगर हम किसी क्रिया में पेरोक्साइड और HI दोनों लें तो उसमें आयोडीन मुक्त मूलक तो बनेंगे, लेकिन वो आयोडीन मुक्त मूलक आपस में ही जुड़ जाएंगे और I2 बना लेंगे और पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार उत्पाद नहीं बनाएंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि HF और HCl भी पेरोक्साइड प्रभाव नहीं दर्शाते हैं और HI भी नहीं दर्शाता है। तो चलो बच्चों, HF और HCl क्यों नहीं दर्शाते पेरोक्साइड प्रभाव? फ्लोरीन और क्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण HF और HCl का समान वितरण संभव नहीं है, सीधी लाइन। HI क्यों नहीं दर्शाता? आयोडीन का बड़ा आकार होने के कारण ये छोटे आकार के कार्बन मुक्त मूलक से जुड़ने की अपेक्षा परस्पर जुड़कर I2 बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद में जो अगली क्रिया है उसमें एल्कीन पर हैलोजन के योग से, ऑक्स2 के योग से अगर हम एल्कीन लें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Br2 CCl4 में घुली हुई, तो अगर हम ब्रोमीन हैलोजन का इस पर योग करवाएं या क्लोरीन का करवाएं तो आप जानते हो कि पहले वाली क्रिया में इसका थोड़ा सा उल्टा था कि हैलोजन अकेला नहीं HX के रूप में था। यहाँ पे तो Br2 जो अणु है उसमें दोनों ही परमाणु ब्रोमीन है ना, इसलिए अगर यहाँ से बंध टूटेगा तो यहाँ जो पाई बॉन्ड के टूटने के बाद में जो नए सिग्मा बंध बनेंगे, एक तो इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर, तो इन दोनों ही कार्बन से जुड़ने वाला कौन होगा? ब्रोमीन इस क्रिया में, और क्लोरीन होता तो क्लोरीन। तो अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि सैनिध यानी कि विसिनल डाईहैलाइड बनता है। क्या? अगर एल्कीन पर हैलोजन का योग हो, जैसे मैं यहाँ पे एल्कीन के रूप में ले रहा हूँ एथीन, और एथीन पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन का योग हो रहा है, तो फिर बन क्या रहा है? विसिनल डाईहैलाइड। ठीक है ना, एथिलीन डाईब्रोमाइड। IUPAC में नाम क्या होगा इसका? 1,2 डाईब्रोमो एथेन। एक एग्जाम्पल और ले लें आप, CH2 प्लस Br2 CCl4। तो देखो पाई बंध टूटेगा तो 2 सिग्मा बंध बनते हैं। याद कैसे रखना है? एक पाई बंध टूटता है तो 2 सिग्मा बंध बनते हैं। तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। बच्चों देखो यहाँ का पाई बंध जो था डबल बॉन्ड में वो मैंने तोड़ा है, तो यहाँ पर 2 नए सिग्मा बंध बनेंगे, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर। अब आपको तो ये बताना है कि दोनों जो सिग्मा बंध बने हैं उनसे जुड़ेगा कौन, क्योंकि बंध तब बनता है जब सामने कोई और परमाणु हो। तो बंध बनाने के लिए 2 ब्रोमीन परमाणुओं में से एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो बताओ ये भी तो विसिनल है, ये भी तो विसिनल डाईहैलाइड है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक तो क्रिया जो पढ़ी HX के योग से, उसमें हमने 2 नियम पढ़े
एल्कीन पर HX का योग किया तो जो असंतृप्त और असम्मित एल्कीन होती हैं उन पर आप दो तरह से योग करते हैं। अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में ब्रोमीन है या HBr है तो फिर आप एंटी मार्कोनिकोफ नियम लागू करते हैं, और इसके अलावा अन्य जो भी कंडीशन होती हैं उनमें आप मार्कोनिकोफ नियम लागू करके उत्पाद बनाते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि एल्कीन पर जो हैलोजनीकरण है उससे भी डाई हैलाइड यौगिक बनाए जा सकते हैं, जिसमें हम विसिनल डाई हैलाइड यहाँ बना रहे हैं। तो ये RX बनाने की विधियाँ ही हम पढ़ रहे हैं। अब एक ये जो क्रिया है एक परीक्षण के रूप में भी प्रयुक्त होती है कि अगर हमें असंतृप्तता की पहचान करनी हो, असंतृप्तता का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का उपस्थित होना, कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखिए एल्कीन या एल्काइन, तो दिया गया हाइड्रोकार्बन असंतृप्त है या नहीं। जैसे ये कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, अब ये असंतृप्त है या नहीं, इसका पता लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे? आप इसमें CCl4 प्लस Br2 यूज करेंगे। ये बेटा लाल रंग का है, ठीक है, और जब इसको आप इसमें डालेंगे तो आप देखें कि अगर वो लाल रंग गायब हो गया, वो लाल रंग जो है ना, अगर वो गायब हो गया क्या डालने पर? Br2 प्लस CCl4, कैसा रंग का होता है? लाल रंग का। अगर इसको हाइड्रोकार्बन में डालने पर वो लाल रंग उड़ गया, गायब हो गया, तो फिर जो हाइड्रोकार्बन था वो क्या था? असंतृप्त। असंतृप्त क्यों? ये क्रिया देखो, अगर ये हाइड्रोकार्बन इसमें है प्रोपीन, ये लाल रंग का आप डालोगे तो ये क्रिया इससे कर लेगा, और करके ये बना लेगा, और ये जो बनेगा ये तो रंगहीन है, इसका तो कोई रंग नहीं है। इसलिए ब्रोमीन प्लस CCl4 का जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये तो रेड कलर का है, लेकिन अगर वो रेडनेस उसमें गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इसका मतलब वो क्रिया कर रहा है और डाई हैलाइड यौगिक बना रहा है और रंगहीन यौगिक का निर्माण कर रहा है, इसलिए लाल रंग गायब हो रहा है। तो ये असंतृप्तता की पहचान करने में भी क्रिया प्रयुक्त होती है। ओके बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।